चलो, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का रियल नंबर। तो इस रियल नंबर में हम यहाँ पर अभी ये जो डिस्कस करेंगे सो क्लास 9th का रिकैप लेते हुए और फिर हम रियल नंबर में क्वेश्चन भी बनाते हुए चलेंगे। तो आज जो क्लास होगा रियल नंबर का वो बस बेसिक होगा, फंडामेंटल होगा और वहाँ से जितना हम पहले पढ़े हैं उसी का यहाँ पर आज रिकवरी मिलेगा। और इस रिकवरी में बहुत सारे ऐसा कुछ होगा जो आपका न्यू देखने को मिलेगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर से पहले आज स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये तो आपका चैप्टर के नाम था रियल नंबर, इसीलिए हम यहाँ पर रियल नंबर लिखे, लेकिन हमें चाहिए था नंबर सिस्टम यहाँ पर। तो देखिए, तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम की बात करें तो 9th क्लास में पहले ही स्टडी कर चुके हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम होता क्या है? तो जब हम लोग देखते हैं कि जब डिजिट की बात करें तो 0 से लेकर के 9 तक जाता है, 9 तक। अरे टोटल जो डिजिट हुआ ये हमारा हो गया 10 डिजिट। ये सारे 10 डिजिट को हेल्प से हम जितना बड़ा से बड़ा नंबर को भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी हमको अगर नंबर बनाना है तो इन्हीं डिजिट के हेल्प से हम नंबर बना सकते हैं। अब इसमें जब नंबर बना सकते हैं, जैसे सोच लो, ऐसे सोचो कि पूरे वर्ल्ड में अगर पॉपुलेशन के बारे में सोचा जाए तो पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है। इंडिया का खुद देखें तो 140 करोड़ के आसपास है, चाइना के लगभग इसी के आसपास। तो समझ सकते हैं कितने सारे मतलब जनसंख्या है। अब सब जनसंख्या है तो सबको काउंट तो कर रहे हैं, और जब काउंट कर रहे हैं तो सभी जो काउंट कर रहे हैं तो वो भी तो हमारा नंबर आ रहा है, तो वो भी नंबर हमारा जो भी बन रहा था वो सबके सब इसी नंबर के इसी डिजिट के हेल्प से वो नंबर हम लोग बना। चलो इतना ही नहीं, हम इसके ऊपर एक बात और सोच सकते हैं कि अभी आज के डेट में देखोगे तो प्रत्येक घर में, यानी प्रत्येक अगर आदमी पर देखा जाए तो कम से कम एक मोबाइल तो जरूर है। और एक मोबाइल है तो नहीं समझ सकते हैं कि लगभग 400 करोड़ टोटल मोबाइल अगर पूरे वर्ल्ड में अगर है, टोटल वर्ल्ड में अगर मानते हैं 400 करोड़ है, तो प्रत्येक मोबाइल में लगता है 2 सिम। तो टोटल कितना हो गया? तो 800 करोड़ हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? सिम हो गया। अब प्रत्येक सिम का नंबर कितना होता है? 10 डिजिट का नंबर होता है। और इसी से और जब भी बनाते हैं नंबर भी तो सब नंबर अलग अलग होता है। यानी समझ सकते हो कितने सारे हम नंबर बना रहे हैं, और जितने भी नंबर बनता है सब इतना ही के हेल्प से बनता है। तो समझ सकते हो कि जब हम नंबर के बारे में सोच सकते हैं तो बड़ा से बड़ा नंबर हो, छोटा से छोटा नंबर हो, सारे नंबर हम बना सकते हैं बस इतने डिजिट के हेल्प से। थोड़ा सा ये ध्यान देते रहना वहाँ पर कि बंद नहीं हो जाए। ठीक है, रिकॉर्डिंग लिख रहा है ना अभी तक? ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि अपने आप बंद हो जाता है, तो उसको जिस माने शो कर रहा हूँ, हाँ लास्ट 29 मिनट ही होता है। ठीक है, तो यानी हमको कितना चाहिए था? टोटल 10 डिजिट के हेल्प से ही पूरे नंबर हम बना सकते हैं। तो आखिर ये नंबर सिस्टम है तो इसको हम पार्टीशन भी तो करना पड़ेगा। सिर्फ हम बता दें कि हाँ नंबर बहुत सारे नंबर डिजिट होगा तो क्या इतना सा काम चलेगा? तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि ये जो नंबर जो दिख रहा है ना ये हम सोच लेते हैं और सोचते हैं इसके बारे में जानते हैं, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं आगे चल के रियल नंबर। लेकिन नंबर सिस्टम में एक ऐसा भी नंबर आता है जो रियली में नहीं होता है, लेकिन उसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा होता तो क्या होता। जैसे सोचो, जैसे बोलते हैं ना कि कोई चीज़ कि काश कोई मतलब वो प्रधानमंत्री, मान लो कि आप ही मान रहे अपने आप में कि काश मैं प्रधानमंत्री हो जाता, तो बस सोच रहे हैं कि हो जाता तब क्या करते। हो सकता है कोई मोर को खिलाने, मतलब क्या उसको बोलते हैं, मतलब मोर को घुमाने लगेगा, तो जरूरी थोड़ा है। मतलब ऐसे सोचो कि अगर ऐसा हो तो कहाँ रहेंगे, कहाँ घूमेंगे, सब सोच सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि बस सोचो। तो वैसे नंबर में ही हम लोग इसको क्लासिफाइड करेंगे 2 तरीके से कि जो रियली में होता नहीं है, क्या रियली में ऐसा हो सकता है कि हम बन जाए? नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हम उस क्षेत्र में जा ही नहीं रहे। तो जब नहीं हो सकता, रियल में नहीं पॉसिबल है, लेकिन हम
सोचेंगे तो ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं। तो उसी के आधार पे हम नंबर को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक तो रियल में जो होता है उसके आधार पर, और एक होता है जो सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, उसके आधार पर हम नंबर को बांटते हैं। तो टोटल हम कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम को टू कैटेगराइज में डिवाइड कर दो। एक कैटेगरी जो पहला होगा वो होगा रियल नंबर, और दूसरा जो कैटेगरी होगा वो होगा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर को हम एक नाम से और जानते हैं, इसको 11th में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से। ठीक है, तो कुछ पार्ट हम यहाँ पर भी उसको बताएंगे। देखो, इसको दो भाग में हम इसे पार्टीशन कर सकते हैं। तो एक भाग को हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये हो गया रियल नंबर, एंड सेकेंड जो पार्ट इसका पार्ट होगा ये होगा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। तो टोटल यहां पर देखें कि नंबर सिस्टम के दो कैटेगरी में डिवाइड किए। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, रियल नंबर, और दूसरा कैटेगरी यहां पर क्या मिल रहा है, इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर में तो ये बता है कि जो एग्जैक्टली हम जानते हैं कि ये होता है, तो उसको तो हम बोल देंगे रियल नंबर। लेकिन जो सिर्फ सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा होता तब क्या होता, उसको कैटेगरी में डालेंगे इमेजिनरी। जैसे एग्जाम्पल, कोई बोलेगा कि +4 है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा, 2। लेकिन सोचो यही चीज, कोई बच्चा ऐसा होगा सोच सकता है कि यार इसमें प्लस पॉसिबल है, तो क्या इसमें माइनस पॉसिबल नहीं है? तो हम कह देंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन सोचो कि यार सोचे इसके बारे में कि काश ऐसा होता तब क्या हम लिख सकते थे, तो इसको कैटेगरी में हम लाएंगे इमेजिनरी में, और इसका हम जानते हैं कि होता कितना, 2i। क्या होता है इसकी वैल्यू, 2i। तो 4 का 4 का स्क्वायर रूट निकलता है 2, और -1 का जो रूट होता है इसका हम लोग बोलते हैं i, और ये होता है i होता है। तो इमेजिनरी नंबर में हमको ज़्यादा यहाँ पर नहीं पढ़ना है, सिर्फ थोड़ी सी बस जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आगे देखें या फिर अगर हम लोग जब क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर बोलते हैं कि 2 गो रूट्स होता है, अनइक्वल होता है, 2 गो रूट्स होता है, इक्वल होता है। लेकिन 2 गो रूट्स होता है जिसको नो रियल कहते हैं, और उसी को हम लोग इमेजिनरी में लेकर आ जाते हैं। तो उसकी वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो होता क्या है, तो यहाँ पर याद रख लेते हैं कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर -1 हो तो इसको बोल देते हैं i, और i को हम लोग नाम दे देते हैं आयोटा। ठीक है, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि -1 के बराबर कितना होगा, i²। यहाँ से एक पॉइंट और नोट कर सकते हो, तुमसे अगर पूछा जाए किसी का स्क्वायर नेगेटिव पॉसिबल है तो डायरेक्ट क्या बोलोगे, कभी पॉसिबल नहीं। किसी का स्क्वायर अगर पूछ दे कि नेगेटिव पॉसिबल है तो डायरेक्ट क्या बोल दोगे, कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर देखो कि जब स्क्वायर कर रहे हैं i का तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, -1। तो ये रियली में ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं है, बस इसको हम लोग इमेजिन कर रहे थे, इसीलिए हम इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमको पढ़ना होता है तो उसमें हम लोग लिखते हैं z, और z = बोलते हैं x + iy। हम इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर देते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, और जब z को हम आगे फर्दर देखते हैं तो आता है x + iy का रूप में। तो जैसे अगर x + iy के रूप में दिखा तब यहाँ पर इसका भी कोई नाम होगा, तो इस वाले z को तो बोल देंगे कि ये आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये आसान नहीं है। ठीक है, बहुत जटिल है, इसीलिए इसको नाम ही रख दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पर जो आपका x दिख रहा है इसे कहते हैं रियल पार्ट। क्या होता है, रियल पार्ट। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका 2 पार्ट देखने को मिल जाता है, एक रियल पार्ट होता है और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। तो जो आपको i के साथ है वो इमेजिनरी होगा, और जो i से छूटा हुआ होगा, अलग होगा, वो आपका रियल होगा। तो इसे हम लोग कह देंगे कि इसे होगा इमेजिनरी पार्ट। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो x + iy, इसी को हम आगे में कार्डिनल प्लेन पे जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग बोलते हैं x एक्सिस और y एक्सिस।
तो वहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। और जिस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाते हो, रिप्रेजेंट करते हो, उस तरह से हमको इसमें भी रिप्रेजेंट करना होता है, कोई अलग नहीं है। सिर्फ इसका हम लोग इतना करते हैं कि इसका नाम चेंज करके और बस सोचने के लिए बोलते हैं कि बाबू ऐसा इसको सोच लो, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बोले तो x को रियल पार्ट ऑफ x एंड y को बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ x, सॉरी मतलब z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो याद रखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर यानी इमेजिनरी नंबर एक नंबर सिस्टम को दो भाग में बांटे, एक को रियल नंबर और दूसरे को इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो यहाँ से इसकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर सोचो कि कोई स्टूडेंट थोड़ा बहुत अगर 10th पढ़ा होगा पहले से या अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो उसको में एक पढ़ना है डिस्क्रिमिनांट। तो उसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। और आपका अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये अगर दे दे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, अगर ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बताइए इसका जीरोज कितना होगा, जीरोज कौन कौन होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं। तो b की वैल्यू आया कितना 1 का स्क्वायर और माइनस 4 और एक्स स्क्वायर यानी 1 और c भी कितना होगा 1। जब निकालेंगे यहाँ पर 1 माइनस 4 यानी आ जाएगा -3। तो जब इसमें हमें x निकालना होता है फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b बाई 2a, यहाँ से माइनस और b का वैल्यू 1 प्लस माइनस d का वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो -√3 बाई 2 इंटू 1। तो यहाँ से आएगा -1 प्लस माइनस। अभी बताए कि अगर -1 का रूट है, -1 का रूट है तो उसे हम लोग i लिख सकते हैं। तो सोचो कि जब यहाँ पर हमको दिख रहा है -√3 तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? और जब ऐसे लिख देंगे तो √3 रहेगा और ये वाले वैल्यू को हम लिख सकते हैं i। तो ये हमको मिल जाता है √3i/2। अब यहाँ से दो कंडीशन से हम अलग अलग कर सकते थे, यानी ये हमारा यूज आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का कि जब अगर कोई भी ऐसा हो कि इमेजिनरी हो और इमेजिनरी के रूप में भी हम दो रूट्स उसको बता सकते हैं। और जब भी अगर इमेजिनरी रूट्स आता है या इरेशनल रूट आता है तो दोनों आपस में दोनों जो होता है इमेजिनरी अपने आप में और इरेशनल अपने आप में कंजुगेट पेयर में होता है, ठीक है। तो इतना से ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है क्लास 10 के लिए, बहुत ज़्यादा इतना भी कर दिए। तो हम लोग अब आते हैं अपने डिस्कशन पे, जिसमें डिस्कशन में आते हैं रियल नंबर पर। तो रियल नंबर पर जैसे ही आए तो पहली बात याद रखो, रियल नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग आर से। तो रियल नंबर को देखें तो इरेशनल नंबर होगा, रेशनल होगा, जितने भी नंबर्स होगा सब के सब रियल नंबर के अंदर आएगा, यानी कि इसके ही अंदर होते क्या सकते हैं इसके ही बाल बच्चे, यानी कि दोनों इसी के पार्ट्स होंगे। कौन कौन होगा? तो पहला अगर हम बोले इसको हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर। क्या हो सकता है? रेशनल नंबर। अनदर जो होगा ये होगा इरेशनल नंबर। यहाँ पर हम डिफिनेशन में चलेंगे तो दो डिफिनेशन दिखेगा रेशनल का, ठीक है। इरेशनल नंबर, तो रेशनल और इरेशनल दोनों को अगर मिलाएंगे तब रियल। रेशनल को हम लोग लिखते हैं Q से और इरेशनल जब होता है तो उसे डिनोट करते हैं Q बार से। तो ये भी ध्यान में रखना होगा कि रियल नंबर को दो कैटेगरी में बांटेंगे, रेशनल और इरेशनल। रेशनल को डिनोट करते हैं Q से और इरेशनल को डिनोट करते हैं Q बार से। तो सबसे पहले अगर ऊपर की बात करें तो नंबर सिस्टम को टू कैटेगरीज में कौन कौन? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को टू कैटेगरीज में रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल को अगर हम बात करें तो इसको भी हम फर्दर दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट होगा इंटीजर्स, फर्स्ट पार्ट होगा इंटीजर एंड सेकेंड पार्ट होगा इसका फ्रैक्शन। यानी यहाँ से रेशनल को अभी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब इरेशनल को यहाँ पर पार्टीशन नहीं करते, इसको डिवाइड नहीं करते। कारण क्या है कि रियल नंबर को दो भाग था, जो नंबर रेशनल ना होगा वो क्या हो जाएगा? इरेशनल। इसलिए हमको इसकी जानकारी उतना जरूरत नहीं होता, क्योंकि जो रियल नहीं, जो रेशनल नहीं है वो अपने आप में क्या हो जाएगा? इरेशनल, ठीक है। तो अभी और इसको अगर फर्दर डिवाइड करें
तो इंटीजर के बाद देखेंगे तो इंटीजर को भी हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें कहते हैं कि एक होता है नेगेटिव इंटीजर, एक होता है जीरो इंटीजर, ठीक है, और अनदर होता है पॉजिटिव इंटीजर। अब इसके बाद अगर और देखते हैं इंटीजर्स में ही, तो इस सबसे को मिला के तीनों को मिला करके हम यहाँ से 2 कैटेगरी में और डिवाइड कर देते हैं, जिसको कहते हैं, एक को कहते हैं इवन नंबर और दूसरा को हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन में आकर के चलता है कि जीरो इवन है कि ऑड है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर तीनों को मिलाते हैं तो इवन भी कहलाता है और ऑड होता है। अब इसमें अगर देखेंगे फ्रैक्शन में, तो इसमें बहुत सारे फ्रैक्शन होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग सबसे पहले में कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ये सब हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन इसमें ही एक टॉपिक आएगा जस्ट अभी, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। इससे 10th के एग्जाम में, इस बार के एग्जाम 2023 के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, यानी 2 तो आपका ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली हिट किया हुआ था, और फिर इसके बाद 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में क्वेश्चन था। तो इसमें एक अभी बताने वाले हैं, जिसको हम बोल रहे हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये दोनों को एकदम देखना है, इसलिए आराम से पहले देखते चलो बेसिक से, उसके बाद हम उस पर आएंगे और डिटेल डिस्कशन के साथ अगर पढ़ते हैं तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई क्वेश्चन छूटने की उम्मीद भी नहीं होगा, ठीक है। यानी इस तरह से अगर करोगे तो नंबर आराम से मार्क्स उठ सकता है, न मार्क्स के साथ साथ आपका नॉलेज भी आ जाएगा। लेकिन अगर देखना चाहते हो कि बस ऐसे ही सॉल्यूशन निकाले RS अग्रवाल का नेट से बना लिए, छाप लिए, क्वेश्चन दिखा दिए, तो उससे फायदा नहीं होने वाला है। बस उससे ये होगा कि टीचर खुश हो जाएंगे कि नहीं मेरा स्टूडेंट तो पढ़ रहा है, माँ बाप खुश हो जाएंगे कि ना मेरा बच्चा तो पढ़ रहा है, लेकिन बच्चे के दिमाग में अगर देखते हैं तो उसके अंदर में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि उसने बस वो कॉपी किया है, छापा है और कुछ नहीं किया। तो अगर चाहते हैं कि नहीं हमको सब तरफ से नाम अगर हो, तो सबसे पहले जैसे कर रहे हैं बारीकी से इसको देखो और इसको राइट डाउन करते जाओ अपने नोट्स कॉपी पे, ताकि प्रॉब्लम ना हो। अगर बाद में अगर फिर से पढ़ने की मौका मिले तो जरूरत ना पड़े कि फिर से वीडियो लेक्चर देखो, आप नोट्स को देखोगे और खुद ब खुद याद होने लगेगा कि आखिर क्या उसमें पढ़ाया गया था, ठीक है। तो इस वजह से मतलब आपको ध्यान पूर्वक पहले देखना होगा और सुनना होगा और लिखना होगा, 3 का, क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं 3 स्टेप में पढ़ाई होती है। सबसे पहले होता है शुद्ध लिखना सीखना होता है, तो जैसे जैसे हम लिख रहे हैं शुद्ध पहले लिखो उतारो, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है उसके लिख लेंगे, तो दूसरा स्टेप होता है शुद्ध पढ़ना सीखो। अगर सोचो कि पहला स्टेप गलत कर दिया, रेशनल ही गलती लिख दिया, मान लो राशन लिख दिया, ठीक है, रेशनल को क्या लिख दिया राशन, अब राशन लिख देंगे तो क्या होगा, पढ़ेंगे राशन। अब बताओ जहां पर हमको नंबर मिलने चाहिए थे पॉजिटिव में, वहां मिलेंगे नंबर नेगेटिव में। तो सबसे पहले हमें शुद्ध लिखना चाहिए। अब उसके बाद जैसे शुद्ध लिखने सीख जाएंगे, तब हमारा जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जब पढ़े शुरू करेंगे तो शुद्ध हम पढ़ेंगे। अब थर्ड स्टेप आता है कि शुद्ध उसको समझना सीखना है, यानी पहला लिखना है, फिर पढ़ना है और फिर उसको समझना है। तो ये 3 स्टेप में पढ़ाई होता है। तो सबसे पहले जैसे बोल रहे हैं उस तरह से काम करते चलो, लिखते चलो, पढ़ते चलो। तो फ्रैक्शन को अगर पार्टीशन करेंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो होगा ही होगा, और यहाँ पर होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर से हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको हमको देखना जरूरी पड़ेगा। इसके बाद आपका पढ़ता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके बाद पढ़ता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, यानी बहुत सारे फ्रैक्शन है यहाँ पर। तो सभी फ्रैक्शन के बारे में धीरे धीरे एक जानकारी हम आराम से लेते चलेंगे। तो सबसे पहले अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेशनल नंबर के लिए, और रेशनल नंबर जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग 3 डिफरेंशियल रेशनल नंबर को देखने वाले हैं।
जिसमें 3 डिफिनेशन से ये कंफर्म हो जाएगा कि कौन से नंबर रेशनल है और कौन से नंबर इरेशनल है, और इजीली हम उसको बना सकते हैं। और इससे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अक्सर देखोगे आपको बुक में मिलेगा कि 2 + √3 इरेशनल प्रूफ करो। तो इसमें जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे रेशनल नंबर में हम उसको अभी डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रेशनल नंबर का डिफिनेशन से कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का हम लोग डिनोट किससे करते हैं पहले ये बताते हैं। रेशनल नंबर का डिनोट अगर देखते हैं तो हम बता चुके हैं कि इसको हम लोग कैपिटल Q से लिखते हैं रेशनल नंबर। तो देखो सबसे पहले हम लोग पहले ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं कि रेशनल नंबर होता है P/Q के फॉर्म में। तो द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब P/Q तो लिख देंगे, इस पर कुछ कंट्राडिक्शन है यानी कुछ कंडीशन डालेगा और तब जाकर के कहेंगे कि P/Q के रूप में अगर रहता है तो उसे रेशनल बोलो। कब बोलो? जब यहाँ पर कुछ कंडीशन आपको दिख रहे हैं और वो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करता है तब कहेंगे कि P/Q अगर लिखे और वो हमारा रेशनल होगा। तो कब होगा? तो पहला कंडीशन अप्लाई होता है कि जो डिनोमिनेटर है ऊपर वाले को नंबरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, यानी अंश और नीचे वाले को हर। तो जो नंबरेटर होता है उस पर कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, जो मन करता है वो इंटीजर हम उसमें लिख सकते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर लेते हैं तो 3 प्रकार का इंटीजर हमारा था, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, जिसमें से कहता है कि Q को जीरो कभी भी नहीं होना है, कभी भी Q को जीरो नहीं, और नीचे वाले वैल्यू को हम कभी भी जीरो नहीं लिख सकते हैं। फिर कहता है इसके बाद कि जो P और Q जो लिख रहे हो ना, ये आपका बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी ये जो होगा सो इंटीजर। अब ये नहीं कहने लगना कि Z को आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिखते हैं लेकिन यहाँ पर हम इंटीजर्स बोल रहे हैं तो आप यहाँ पर इंटीजर ही समझोगे, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं समझोगे। तो एक क्वेश्चन और पूछेगा ये क्या लिख दी ये वाला, तो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं इप्सिलॉन, ठीक है। मतलब क्या हुआ, कोई पूछ देगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स कर रहे हो, तो अगर कहने का मतलब है कि वो आपका घर उस डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री के अंदर ही होगा। मतलब क्या है कि वो जो नंबर जो मिल रहा हमारा P और Q जो चाहिए था वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटीजर में से ही होगा। अगर कोई कह देगा कि Q का वैल्यू 2.3 ले लो तो आप डायरेक्टली कह देना कि Q जो है नीचे वाला यानी Q यानी 2.3 ये आपका इंटीजर्स नहीं है, इसलिए Q का वैल्यू कभी भी 2.3 एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी P और Q का वैल्यू वही एग्जिस्ट करेगा जो इंटीजर होगा। उसमें भी एक कंडीशन डाला था कि जो नीचे वाला वैल्यू यानी जो डिनोमिनेटर होगा वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन और डालता है और वो कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1C में आपको दिया गया RS अग्रवाल में कि √2 इरेशनल नंबर है, कैसे प्रूफ किया जाए इसका बोलो उठा करके। अब P और Q जो था ये हमारा क्या होगा इंटीजर। इसमें एक कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे हम लोग √2 को √3 को √5 को ये सब को हम लोग को जब प्रूफ करना होता है तो ये जो कंडीशन है इसी कंडीशन पर डिपेंड करता है, जिसको कहते हैं कि HCF और जो हम P और Q जो ले रहे हैं ना इंटीजर्स, ये इंटीजर्स का यानी P और Q का HCF कितना होना चाहिए 1। अगर ये कंडीशन यानी समझ लो कि ये 3 कंडीशन हमने बताया, तीनों में से अगर एक भी अगर नहीं फॉलो कर पाया किसी वजह से, मान लो 2 को फॉलो किया और ये नहीं किया, तब भी वो रेशनल नहीं होगा। ये दोनों किया ये नहीं किया तब भी रेशनल नहीं होगा। यानी कि कंफर्म अगर इसको रेशनल होना है
तब हमको ये P और Q को ये तीनों रूल्स को फॉलो करना चाहिए। और यही इसका डिफिनेशन था रेशनल नंबर का फर्स्ट डिफिनेशन कि Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए और PQ जो होगा वो आपका इंटीजर होना चाहिए। और थर्ड थिंग्स HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी 1 से अलावा और भी कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ HCF दोनों का 1 ही पॉसिबल है, तब कहेंगे कि वो नंबर आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जैसे अगर डायरेक्टली हम बोल दें कि 4/2.3 बोल देंगे तो क्या ये रेशनल